नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस के केस की। मेंटेनेंस का केस यानी गुजारा भत्ता का केस। मेंटेनेंस के केस में अक्सर हस्बैंड की यही सोच होती है कि यदि हम मेंटेनेंस के केस में उपस्थित नहीं होते हैं तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, या फिर यदि हम मेंटेनेंस नहीं देंगे तो मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट में होगा नहीं और हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या फिर हस्बैंड के द्वारा नोटिस रिसीव कर लिया जाता है तो क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इस केस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं जो आपको आसान से आसान शब्दों में समझ में आ जाए। लेकिन यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है या आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या इस मेंटेनेंस के केस से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर मुझसे पूछ सकते हैं और मेरा पूरा यही प्रयास होगा कि मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकूं। यदि पति उपस्थित नहीं होता है या फिर मेंटेनेंस देने से वह बचना चाहता है तो क्या वह बच सकता है। मेंटेनेंस का केस जब कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाने के बाद ही मेंटेनेंस का जो केस है वो कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। बिना एलिगेशन के वाइफ कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती है, क्योंकि यदि वैवाहिक जीवन सामान्य चल रहा है या संतुलित चल रहा है तो वाइफ मेंटेनेंस की मांग कोर्ट में जाकर नहीं कर सकती है। लेकिन जहां पर पत्नी खुद वैवाहिक जीवन छोड़कर गई है या खुद ही पारिवारिक जीवन नहीं चलाना चाहती है तो ऐसी स्थिति में वह मेंटेनेंस की मांग करने के लिए कुछ न कुछ उसे एलिगेशन लगाने ही होंगे, पति के ऊपर और पति के घर वालों के ऊपर। यह एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एलिगेशन लगाए बगैर कोर्ट में केस की सुनवाई नहीं होती है। पत्नी के द्वारा चाहे 498A का केस लगाया गया हो, चाहे DV का डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया गया हो, चाहे मेंटेनेंस का केस लगाया गया हो, वहाँ पर पति और पति के घर वालों को उपस्थित होना ही पड़ता है। उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, क्योंकि 498A के केस में एक जो होता है वो एक पुलिस केस होता है और यहाँ पर FIR भी होती है और बयान भी लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। कोर्ट में भी आपके बयान इस केस में लिए जाते हैं। इस केस में फिर आपको हर तारीख पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की केस की, जो कि CRPC की धारा 125 के तहत लगाया जाता था, लेकिन अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता में धारा 144 के तहत याचिका दायर की जाती है। अब वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस का केस दाखिल कर दिया जाता है और सम्मन भी कोर्ट के पास आ जाता है और सम्मन आपके द्वारा रिसीव भी कर लिया जाता है। नोटिस रिसीव करने पर भी यदि आप कोर्ट नहीं जाते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इसका सबसे पहला परिणाम होता है एक पक्षीय फैसला। अदालत पत्नी के पक्ष में एक पक्षीय फैसला सुनाती है, जिसमें पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया जा सकता है और पत्नी का हर संभव यही प्रयास रहेगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस कोर्ट में डिसाइड करवा सके, क्योंकि आपने समन ले लिया है और समन लेने के पश्चात भी आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं। पत्नी अपने तथ्य रखकर अपने पक्ष में फैसला करवा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने आपकी बात को तो सुना ही नहीं है। आवेदन में पत्नी के द्वारा जो भी बात लिखी गई है उसे ही कोर्ट के द्वारा मान लिया जाता है, क्योंकि आवेदन आपके पास आ चुका है और आपने कोई भी जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया है और कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर होता है वह कहीं ना कहीं पर आपके ऊपर हर महीने कर्ज का बोझ लदता चला जाता है, लदना शुरू हो जाता है। इसको अगर आप सामान्य भाषा में समझेंगे तो यदि पत्नी एक्स पार्टी ऑर्डर करवा लेती है और उसे एक्स पार्टी डिग्री मिल जाती है तो जिस तारीख से माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है उस तारीख से आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसे गुजारा भत्ता देना ही होगा। भले ही आप कोर्ट में आने में कितनी भी देरी करें या अपनी तरफ से कितनी भी लापरवाही करें, आपको वाइफ को मेंटेनेंस देना ही होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि यदि आपने सम्मन ले लिया है, आपको केस की जानकारी हो चुकी है, तो आपको कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए ताकि जज साहब आपकी बातों को भी सुन सकें। यदि आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आप अपने साथ एक एडवोकेट, जो कि एक न्याय मित्र के रूप में आपके साथ में वहाँ पर उपस्थित रहेगा, ताकि आपको कानून की सारी जानकारी उनके द्वारा हो सके। इसलिए आपको एक एडवोकेट, जो निपुण एडवोकेट है, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अब अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनका यह प्रश्न होता है कि क्या जो हमारा केस चल रहा है, चाहे वह 498A का केस हो, चाहे वह डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे वह
गुजारा भत्ता का मेंटेनेंस का केस हो। क्या हमें हर पेशी पे उपस्थित होना आवश्यक होता है? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि नहीं, आपको हर पेशी पर उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं या फिर आपको नेक्स्ट डेट चाहिए और आपकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है, तो आप जिस कारण भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से इसकी सूचना कोर्ट में देनी होती है। और कोर्ट में जो आपके एडवोकेट हैं वो आवेदन के तौर पर एक लिखित सूचना कोर्ट में देंगे और जज साहब जो है उसको पढ़ने के बाद में आपको नेक्स्ट डेट दे देंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मुझे कब उपस्थित होना चाहिए और कब उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि यह भी आपके जो अधिवक्ता है, वो जो आपके न्याय मित्र हैं, वही आपको इसके लिए गाइड करेंगे, वही आपको बताएंगे कि आपको कब उपस्थित होना है और कब उपस्थित नहीं होना है। जब कोर्ट में गवाही चल रही हो तब आपको कोर्ट में ज़रूर उपस्थित होना चाहिए। आपको सुनना चाहिए कि आपकी पत्नी के द्वारा क्या बोला जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। गवाही होने के बाद में आपको अपने अधिवक्ता को बोलकर एक उसकी नकल की कॉपी ज़रूर निकलवा लेनी चाहिए, क्योंकि केस में होने वाले जो भी बदलाव हैं उसकी भी जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है। आपका जो भी केस चल रहा है उसके लिए आपको एक फ़ाइल तैयार करनी चाहिए, जिसमें एप्लीकेशन की कॉपी, जवाब की कॉपी, ऑर्डर शीट की कॉपी और जो भी आपने गवाही की कॉपी, आपकी गवाही, सामने वाले पक्ष की गवाही, सबकी कॉपी को आपको नकल निकलवा कर सुरक्षित तौर पर अपने पास रख लेना चाहिए। अब अगर आप कोर्ट में नहीं गए हैं और आपका ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर इतना हो गया है कि आप मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे, तब इस स्थिति में आपको क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति में आपको हाई कोर्ट में एक अपील लगानी होगी मेंटेनेंस को कम करवाने के लिए। उसके लिए आप हाई कोर्ट के एक एडवोकेट से संपर्क करिए, वो आपको पूरी तरह सहयोग करेंगे, आपको गाइड करेंगे। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने न्यायालय द्वारा, जो माननीय न्यायालय है उनके द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया है, तो आपको इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपको नोटिस प्राप्त होता है, नोटिस मिलता है, आप तुरंत एक कुशल अधिवक्ता से जाकर मिले और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन आपको दिया जाता है उसे मानते हुए आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा और माननीय न्यायालय द्वारा आपकी प्रॉपर्टी की कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है, वारंट भी निकाला जा सकता है। यदि मेंटेनेंस का केस चल रहा है और एक बार का आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं पहले महीने का, तो उस हिसाब से आपको हर बार के लिए 1 महीने की सज़ा का प्रावधान है। यदि मेरी दी हुई जो जानकारी है आपको लगता है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले लीगल वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है, जो कानूनी ज्ञान के वीडियोस हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से देखने के लिए मिल सके। जय हिंद, जय भारत।